जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देने का कार्य करता है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि विद्यार्थियों, आपके लिए महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपकी बायोलॉजी खत्म हो चुकी है, पॉलिटी में खत्म करा चुका हूं, इसके अलावा हिस्ट्री का एक बार हिस्ट्री भी खत्म हो चुकी है, ये दोबारा हिस्ट्री आपकी प्रारंभ कर दी गई है। अब समझिए, इतनी सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी है, एक तरफ फिजिक्स चल ही रही है, स्टैटिक जीके का बहुत सारा पोर्शन आपका निपट चुका है। अब बताइए, इतना सारा कंटेंट जो है वो आपके लिए हम दे चुके हैं, और आप कहीं ना कहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवीजन में कमी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप बस थोड़ा सा ही घर पे पढ़ने का कार्य करेंगे तो अवश्य इस बार विजय का परचम आप ही लहराने का कार्य करेंगे। चलते हैं बहुत जानदार सी, शानदार सी क्लास की ओर, जो कि कल मैंने मुगल शासन का आरंभ किया था, और मुगल शासन को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आखिर किस प्रकार मुगल वंश की, अगर हम बात करें मुगल वंश की जड़ें कमज़ोर होने लगी, और किस प्रकार मुगल शासकों का नस्ते नाबूद होकर उनका सुपड़ा साफ हो गया, सभी बातों को विस्तृत रूप से हम समझेंगे और सभी बातों को आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण होगा। चलें, अगर हम बात करें 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। किसने किया? कहना सर, दिल्ली पर आक्रमण करने का कार्य किया, और मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसको हम करनाल का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? उसको हम करनाल का युद्ध बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए करनाल का युद्ध क्या था, तो आपको विस्तृत रूप से बताना है कि मोहम्मद शाह तथा नादिर शाह के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी को हम आपको बता दें करनाल का युद्ध कहते हैं। यहाँ पर विस्तृत रूप से मैंने बढ़िया तरीके से एक चीज़ लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अलग कलर से लिखने का कार्य किया है हमने। यहाँ पर क्या है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। एक बार एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन कर लिया था एग्जामिनर ने कि बताइए कि ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो ईरान का जो नेपोलियन है उसको नादिर शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है विद्यार्थियों? नादिर शाह को कहा जाता है। अगर हम प्रमुख रूप से आगे बात करें तो जब नादिर शाह आक्रमण के लिए करनाल पहुंचा, मैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि याद रखना, जब आपका परिवार टूटेगा तो उसमें आपके परिवार के लोगों की ही गलती होगी। आपको बता दें, जिस प्रकार लकड़ी में अगर दीमक लग जाए तो वो लकड़ी किसी काम की नहीं रहती है, उसी प्रकार आपके घर में कोई ऐसा हो जो आपके प्रति बुरा सोच रहा हो, तो उस घर को गिरने से कोई बचा नहीं सकता है। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इतिहास के साथ भी वही हुआ है। इतिहास वो एक घर समझें, और यहाँ के जो लोग थे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं अपना शासन बनाने के लिए, कि हमारा पुत्र शासक बन जाए, हमारा लड़का शासक बन जाए, या अंग्रेजों के फेवर में आकर या फिर पैसे की लालच में आकर उन्होंने अपने ही लोगों से गद्दारी करने का कार्य किया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि याद रखें और सतर्क भी रहें, क्योंकि इतिहास कहते हैं कि इतिहास दोहराया जाता है, कहीं ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए आप इतिहास बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा। अगर हम बात करें, जब नादिर शाह आक्रमण के लिए करनाल पहुंचा तो मुर्शिद कुली खां नादिर शाह से मिलने के लिए करनाल पहुंचा और समझौते की बात करने लगा। यहाँ पर समझिएगा, एक आपको बता दें, मुर्शिद कुली खां जो था वो अपने दिल्ली के शासक, अगर हम बात करें प्रमुख रूप से, उनकी परिस्थितियों को बड़ी ढंग से समझ रहा था कि अगर नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो 100 पे 100% आपको बता दें कि वो दिल्ली को जीतने का कार्य किया करेगा। लेकिन आपको बता दें, नादिर शाह का केवल और केवल मकसद लूटपाट करने का हुआ करता था, और अगर वो नादिर शाह दिल्ली में घुसकर लूटपाट कर जाता तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा सभी को पड़ जाता और सभी को खबर लग जाती कि अब मुग़ल शासकों की नींव
ढीली हो गई है। अब आक्रमण करने का यही सही वक्त है। जो व्यक्ति समझौते के लिए करनाल पहुंचा है वो केवल और केवल अपने देश की भलाई के लिए सोचने का कार्य कर रहा है। न मुर्शिद अली खां को यह पता था कि नासिद नादिर शाह अगर दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो बहुत भयंकर तरीके से लूटपाट करने का कार्य करेगा। इस बात को उसको बहुत बेहतरीन ढंग से अंदाजा था। इसीलिए वह पहले ही नादिर शाह से समझौते के लिए पहुंच गया कि ये दिल्ली पहुंच ही ना पाए और इससे हम समझौता कर लेंगे तो यहीं की बात यहीं दब जाएगी। अगर लोगों को आपकी पोलें पता चल जाए ना, यानी आपके कुछ सीक्रेट पता चल जाए ना, तो लोग आपको उसी सीक्रेट के दम पर ब्लैकमेल करने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नादिर शाह के बहाने और लोगों को दिल्ली के सीक्रेट पता चल जाए और दिल्ली का जो शासन है वो कहीं ना कहीं चला जाए। ये प्रमुख बात थी और इस बात को मुर्शिद अली खां बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गया था, जिस कारण नादिर शाह से मिलने के लिए वह करनाल पहुंच गया। करनाल पहुंचने के बाद आपको बता दें, करनाल पहुंचने के बाद समझौते की बात करने लगा कि भैया ऐसा है कि दिल्ली तुम मत लूटो और जितना भी तुम्हें धन दौलत जो चाहिए वो हम तुम्हें यहीं के यहीं दे देंगे और तुम यहीं से वापस लौट जाओ। अब आप खुद विचार लगाइए, जब अपने ही दुश्मन को घेरे हैं, जब अपने ही दुश्मन हो जाएं। आपको बता दें, जब एक मित्र दुश्मन बनता है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए घातक होता है। पहले से दुश्मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मित्र हो के फिर दुश्मन हो जाए तो उसको आपकी सारी पोल पट्टियों का पता रहता है और वो कहीं ना कहीं गड़बड़ काम होने वाला होता है। इसी प्रकार आपको बता दें, अवध के जो आपको शहादत खां थे, इनको आपको बता दें, ये पहले तो आपको पता था कि ये जुड़े थे, दिल्ली से जुड़े हुए थे। कल मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से स्वतंत्र होकर इन्होंने अलग पहले शासक की, अवध के पहले स्वतंत्र शासक के लिए इन्होंने कहा कि पहले स्वतंत्र शासक यही बने थे। तो पहले तो ये दिल्ली में हुआ करते थे। जब कहते हैं कि अपने दुश्मन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से गिर जाती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। अब यहीं पर यही चीज़ होने वाली है। समझौते के लिए मुर्शिद अली खां तो पहुंचा और दिल्ली को लूटपाट के लिए कहने लगा कि भैया तुम्हें जितनी भी धन दौलत चाहिए वो तुम्हें यहीं दे दी जाएगी। जब मुर्शिद अली खां वापस जाने के लिए तैयार हो गया, भाई किस व्यक्ति को पता नहीं कि बढ़िया है यार युद्ध ना करना पड़े, ना हमारे सैनिक मरेंगे, ना हमारी बंदूक, मतलब किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, पूरा प्रॉफिट ही है भाई, कोई समस्या है ही नहीं, है ना। जब उसको इस बात को मतलब समझौते के बारे में बात चली तो वो तुरंत मान गया। उनने कहा बढ़िया है भैया, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नादिर शाह मान गया और वापस जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं ना, जब दूसरों पर अपने दुश्मन, जो आप दुश्मन हो ना आपका, और वही अब उसकी हानि होने वाली हो और वो दरवाजे से ही लौट जाए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है अरे यार ऐसा हो जाना चाहिए था। तो वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी बिल्कुल जैसे ही लौटने ही वाला था ना भाई साहब, जैसे ही लौटने ही वाला था ना, उसी समय शहादत खां आ गया। और शहादत खां जो कि अवध का नवाब था, मैं पहले भी आपको पिछली क्लास में इस चीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से बता चुका हूँ, जो कि अवध का शासक था। उसने नादिर शाह को दिल्ली लूटने का लालच दिया कि तुम्हें जी जितना यहाँ धन दे रहे हैं आप खुद विचार लगाइए। ये किससे बात कर रहा है? शहादत खां नादिर शाह से यह बात कह रहा है कि आप खुद विचार लगाइए कि जो व्यक्ति इतना धन दिल्ली पर बिना जाए इतना धन जब दे रहा है, तो आप खुद विचार लगाइए कि जब वहां पर आप आक्रमण करेंगे तो कितना धन लूटेंगे। कहीं ना कहीं नादिर शाह के मन में लालच आ गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर नादिर शाह के मन में भी लालच आ गया। कहते नहीं है जब अपने ही हो ना तो फिर क्या कह सकते हैं दूसरे से, अपना सिक्का खोटा तो दूसरे से क्या कहें। हमारे यहाँ एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर का ही अगर भेदी हो तो लंका ढहने से तो कोई बचा ही नहीं सकता है। इस बात को मैं प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा।
यही यहाँ पर भी यही बात होने वाली थी। शहादत खां जो कि अवध का नवाब हुआ करता था, उसने नादिर शाह को लालच दिया। कहने लगा कि जो व्यक्ति यहीं पर यानी करनाल में ही आपको इतना पैसा देने के लिए तैयार है कि भैया तुम दिल्ली मत जाओ, और तुम्हें कितना धन चाहिए हमसे बताओ और हमसे ले जाओ, बिना जितना तुम धन लूटोगे उतना हमसे ले जाओ। ये मुर्शिद अली खां का ऑफर था और नादिर शाह मान भी गया था। लेकिन नादिर शाह के मन में लालच पैदा करने का कार्य किया वो शहादत खां ने कर दिया कि तुम खुद विचार लगाओ, जो व्यक्ति दिल्ली पर बिना जाए तुम्हें इतना पैसा दे रहा है, जब तुम दिल्ली जाओगे वहाँ पर युद्ध लड़ोगे या युद्ध आप लूटपाट करोगे तो कितना धन लेके आओगे। कहीं ना कहीं नादिर शाह के मन में भी लालच उत्पन्न हो गया, और नादिर शाह इस बात पर कॉन्फिडेंस था कि जो व्यक्ति हमसे अब समझौते के लिए आया है वो युद्ध लड़ने की स्थिति में तो नहीं होगा। नादिर शाह को इस बात का बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया था कि जो व्यक्ति करनाल आकर हमसे आपको बता दें समझौते का हाथ बढ़ा रहा है, समझौते के लिए कह रहा है, उस व्यक्ति 100% होगा कि वो व्यक्ति युद्ध में लड़ने के काबिल ही नहीं होगा, यह युद्ध लड़ ही नहीं सकता होगा, तभी तो वो समझौते के लिए आया। अर्थात अगर वो काबिल होता तो युद्ध की तैयारी कर रहा होता। इतनी बात नादिर शाह को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, और यहीं पर उसकी यह बात भी चल रही थी और शहादत खां की लालच वाली बातें भी चल रही थीं। यही बात नादिर शाह के मन में आकर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। आपको बताना चाहूँगा कि 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ। ये वो काला दिन था जहाँ पर मुगल वंश का सफाया, मुगल शासकों का सफाया हो गया, और अब कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत वाली बात उत्पन्न होने वाली है। मैं तो सीधी बात जानता हूं, जैसे घर का मुखिया ही अपने घर की बागडोर को ना संभाल पा रहा हो, उस घर को टूटने से कोई व्यक्ति कैसे बचा सकता है। अब घर का ही मुखिया दारू पिए टून डला हुआ हो, वो सिर्फ अपने मतलब की बातें सोचता हो, तो वो व्यक्ति किस प्रकार परिवार चला पाएगा। मुझको यह बात समझ में नहीं आती। ये परिवार की बात है, वो देश की बात है, पूरे शासन की बात है, पूरे दिल्ली से बड़ा शासन वाली बात है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ, ये बहुत बार पूछा गया है विद्यार्थियों। ठीक है, ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा कि करनाल का जो युद्ध है 1739 ईस्वी में हुआ था, और नादिर शाह ने और ये बात शहादत खां की 100% बात सत्य हुई कि जो व्यक्ति यहाँ पर इतना धन दे रहा है, जो आप दिल्ली लूटोगे तो कितना धन मिलेगा। नादिर शाह को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि इतना भी धन कहीं पर हो सकता है, इतना भी धन कहीं पर हो सकता है। नादिर शाह ने दिल्ली का मयूर सिंहासन, कोहिनूर का हीरा, मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा को लूट लिया। कोहिनूर हीरा को लूटने का कार्य किया। यही कोहिनूर है जो आज महारानी विक्टोरिया के ताज पर लगा हुआ है। मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि मयूर सिंहासन के बारे में कि बादल खां ने शाहजहाँ के समय में यह बनाया था। शाहजहाँ के समय में बनाया था। किसने बनाया था भैया? देखो, बादल खां ने इसको बनाया था, शाहजहाँ के समय में बनाया था। आप खुद विचार लगवाइए, जिस व्यक्ति ने बनवाया होगा तो उस शासन पर बैठा भी तो वही पहली बार होगा। तो एग्जामिनर यहाँ पर आपसे घुमाकर क्वेश्चन करता है कि बताइए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम शाहजहां होने वाला था। क्या नाम है? शाहजहां होने वाला उस व्यक्ति का नाम है। आपको इस बात को बिल्कुल दिमाग में छप जानी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम बात करें बादल खां ने शाहजहां के समय में, आपको बता दें, मयूर सिंहासन को बनाने का कार्य किया था। इस सिंहासन पर बैठने वाला जो व्यक्ति था, वो पहला जो शासक था, उस व्यक्ति का नाम शाहजहां ही होगा। भाई जो बनवाएगा वही तो बैठेगा। मान लो आपके पिताजी ने मकान बनवाया, तो रहने वाला व्यक्ति कौन होगा? आपके पिताजी ही तो होंगे सबसे पहले, ये तो आपको पता होना चाहिए। शाहजहां था। और अंतिम शासक आपको बता दें मोहम्मद शाह रंगीला था। और ये तो हम पहले ही बता चुके कि
मुगल शासकों के पतन का प्रमुख कारण ये मोहम्मद शाह रंगीला ही है भाई साहब। ये इतना रंगीन था हमारे यहाँ। आप लोगों ने शायद पुरानी मूवी ना देखा हो। इसको आखिर में रंगून की जेल में ले गए थे। तो यहाँ पर एक गाना आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से आया टेलीफोन, पिया की याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ये वाला गाना भी है। और इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला को कहाँ पर रखा गया था अंतिम समय में। तो मोहम्मद शाह रंगीला को रंगून की जेल में रखा गया था। ठीक है, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था और यही प्रमुख भाई साहब पतन का कारण था। इस व्यक्ति के नाम में ही रंगीला जुड़ा है। बड़ा रंगीन मिजाज का हुआ करता था, बड़ा रंगीन मिजाज का। मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ, इनकी रासलीला अगर आप सुनने बैठेंगे तो आपका पूरा जन्म बीत जाएगा भाई साहब। इतने खतरनाक आदमी हुआ करते थे, ये बड़े रंगीन मिजाज के व्यक्ति हुआ करते थे। अगर हम बात करें 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में भारत पर अहमद शाह अब्दाली, अरे भाई साहब 1748 में भारत में अहमद शाह अब्दाली आया और भारत पर शासन करने लगा। अब आप खुद विचार लगाइए, 1748 में भारत पर किसका शासन चल रहा था? तो अहमद शाह अब्दाली का 1748 ईस्वी में भारत पर शासन कर रहा था। फिर 1757 की अगर बात करें, 1757 से लेके आपको बता दें शासन जो चल रहा था, उस व्यक्ति का नाम था आलमगीरपुर दुत। आलमगीर दुत्य नाम उस व्यक्ति का ना। और इसका जो सेनापति था, उस सेनापति का जो नाम था वो था नजीबुद्दौला। इस व्यक्ति के सेनापति का नाम है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया था एक बार कि बताओ आलमगीर द्वितीय के सेनापति का क्या नाम था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाम था वो नजीबुद्दौला उस व्यक्ति का नाम था। किस व्यक्ति का? आलमगीर द्वितीय के सेनापति का। ठीक है, अब अगर हम प्रमुख रूप से बात करें शाह आलम द्वितीय, ये शाह आलम द्वितीय भी भाई साहब बहुत खतरनाक व्यक्ति हुआ करता था। 1759 से लेकर 1806 यानी 1806 में अगर हम बात करें ईस्वी तक शाह आलम द्वितीय ने भी शासन किया। इनका दूसरा नाम जो था अली गौहर नाम था। एक बार पूछ लिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा एसएससी में ये शायद पूछा था, एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया तरीके से पूछ लिया था कि बताओ शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम क्या है, या किस नाम से उसे और किस नाम से पुकारा जाता था? तो क्या नाम था? अली गौहर। क्या नाम था उस व्यक्ति का? अली गौहर नाम हुआ करता था। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे मुगल शासकों की नींव कमज़ोर होने लगी थी। और अब कमज़ोर क्या भैया, शक्ति ही कमज़ोर हो गई। और कमज़ोर होते हुए मुगल शासकों का सुपड़ा साफ हो गया और भैया मुगल शासन की कहानी ख़त्म हो गई। कल प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे हम मराठाओं के बारे में। मराठा में तो बाजीराव जैसे, नाना साहब जैसे दिग्गजवाग योद्धा हैं, दिग्गजवाग शासक हैं। और बहुत जानदार शानदार रहेगा मराठाओं को पढ़ने का आपका अनुभव। वाकई में आप कहेंगे कि नहीं, वाकई में मराठा जो थे वाकई में बलवान, शक्तिमान और बुद्धिमान हुआ करते थे। ठीक है ना, इसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा जो है हम कल करेंगे। लेकिन कल वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे क्या करना है? रिवीजन करना है। विशेष रूप से मैं बार बार रिवीजन की ही कहता हूँ। तो अगर बात करें मुगल शासकों की, तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। और भैया मुगल शासक है जो शासन है ना, क्या जो मुगल शासक है ना, ये जो इसका जो पिछला वाला पार्ट है ना, पिछली वीडियो में जिन विद्यार्थियों ने ना देखा हो वो भी जरूर देख लें। ठीक है ना। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में करनाल का युद्ध हुआ। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जब नादिर शाह आक्रमण के लिए करनाल पहुंचा तो मुर्शिद कुली खान ने नादिर शाह से मिलने करनाल पहुंचा और करनाल में एक समझौता करने की उसने कोशिश की। भैया देखो तुम दिल्ली मत जाओ, जो धन तुम्हें चाहिए वो यहीं दे दिया जाएगा। जब नादिर शाह वापस जाने लगा तो उसी समय शहादत खां वहाँ पर पहुँचा, जो कि अवध का नवाब था। उसने दिल्ली लूटने के लिए उसके मन में लालच उत्पन्न किया। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ। इस नादिर शाह ने दिल्ली और मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा को बड़ी आसानी से लूटने का कार्य किया। मयूर सिंहासन का अगर हम इतिहास की बात करें, बादल खां ने शाहजहां के समय में इसको बनाया था।
आपको बता दें इस सिंहासन पर बैठने वाला जो पहला शासक था वो शाहजहाँ ही था और अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। 1748 में भारत पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और उसने भी शासन किया। 1757 में भी आपको बता दें आलमगीर द्वितीय ने भी किया, इसके सेनापति का नजीब-उद-दौला नाम था। 1759 आपको बता दें सालम शाह आलम द्वितीय ने शासन किया और इसका दूसरा नाम अली गौहर कहते हैं। धीरे धीरे मुगलों का सुपड़ा साफ हो गया। ये थी आज की कहानी। ये थी आपको एक स्टोरी की तरह आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएं। कल हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे मराठाओं के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपके जीवन की दृष्टि से। मैं तो कहना चाहूँगा कि आप रिवीजन करते रहें, रेगुलरिटी बनाए रखें, डेली क्लास लेते रहें, उद्धार हो जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाता नहीं हूँ, ठीक है। बढ़िया के बढ़िया 11 बजे आइए और बढ़िया तरीके से लीजिए, क्योंकि 11 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। इस बात का मुझे बेहतरीन तरीके से पता है, बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा भी है कि आप लोग 11 बजे फ्री हो जाते होंगे, ठीक है ना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब विदा भी लेना चाहूँगा कि भैया जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अपने हाथों से नोट्सों को बनाने की आदत डालें, बहुत महत्वपूर्ण होता है।